नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र। नया हफ्ता शुरू हो गया है और खबरें लेकर, जो खबरें आपसे जुड़ी हैं, आपकी आमदनी, आपके खर्च, आपकी नौकरी, आपकी आजीविका, हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें। कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं, कोई राजनीति नहीं। खबरें जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके सरोकारों से जुड़ी हैं। न्यूज़ यू कैन यूज़। और मेरे साथ इस हफ्ते की शुरुआत कर रहे हैं, मेरे सहयोगी रह चुके हैं, फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट हैं देश के, सिद्धार्थ जराबी। और सिद्धार्थ, आज की जो बड़ी खबरें हैं, एक तो आत्मनिर्भरता पर फिर से कल मन की बात की है प्रधानमंत्री ने। और आत्मनिर्भरता का अब साफ मतलब, हालांकि सरकार के कुछ मंत्री बोले कि नहीं, ग्लोबलाइजेशन या दूसरे देशों से संबंध नहीं खराब करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने अब फिर कहा है, दोहराया है, आत्मनिर्भरता का मतलब अब आयात, इंपोर्ट्स पर वो रोक लगाएंगे। इसके साथ साथ खबर यह कि 1/3 मजदूर जो अपने घर, अपने गांव, अपने देश चले गए, वो वापस नहीं लौटेंगे। इसका क्या असर होगा हमारी अर्थव्यवस्था पर? उधर बैंक लेंडिंग करने से कतरा रहे हैं जी। ये भी क्या दिक्कत का सबब है? टैक्स कलेक्शन गिर रही है। 1961-62 के बाद, लगभग 48 साल के बाद, ईयर ऑन ईयर बेसिस हमारी टैक्स कलेक्शन गिर गई है। उधर दिल्ली सरकार अब 5,000 करोड़ रुपए मांग रही है केंद्र सरकार से कि भैया तनख्वाहें देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। मॉल्स और वहां पर जो दुकानें हैं, उनके मालिकों के बीच ठन गई है रेंट अग्रीमेंट को लेकर। और मुंबई, जहां संक्रमण के सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं, उस पर एक और खतरा मंडराने लगा है। और खतरा है वहां पर मॉनसून, मूसलाधार बारिश हो सकती है 3 और 4 तारीख को। और ऐसे सूरत हाल में हमारी रिकवरी जो है वो यू होगी, वी होगी, डब्ल्यू होगी या जेड जैसी होगी। तो शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। सिद्धार्थ, खबर ये, और हालांकि ये फ्रंट पेज पर नहीं आई, लेकिन हम शुरुआत इस खबर से कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर बैट्स फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया, कर्ब्स ऑन इंपोर्ट्स। तो आत्मनिर्भरता का मतलब मेक इन इंडिया, पर मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, इनकी बातें मैंने और आपने 2014 में बहुत सुनी थी। 6 साल से चुप्पी भी थी इन बातों को लेकर। संदीप जी, देखिए, इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अपने पहले चरण में आते आते और अभी जो प्रथम वर्ष है सरकार का, इन 6 वर्षों में लगभग 3,000 अलग अलग आइटम्स पे इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाई है अभी तक। और ये इंपोर्ट ड्यूटीज इसलिए बढ़ाई गई हैं ताकि भारतीय उद्योग को सहारा मिल पाए, क्योंकि अगर सस्ता माल बाहर से आएगा तो यहाँ पे कोई कारखाना लगा के उसमें नौकरियां और रोजगार बनाने का अवसर और उस पे इन्वेस्टमेंट कोई करेगा ही नहीं। अब विषय आता है कि ये बात महत्वपूर्ण क्यों है, और मैं इसका सपोर्टर हूं, और मैंने खुद अपने लेखन में और कथन में इस बात के लिए बहुत आग्रह किया। और मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं संदीप जी। मैं लैपटॉप से बात कर रहा हूं, आप आईटी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का सेवन कर रहे हैं, फोन पे व्हाट्सएप से बात कर रहे हैं। हमारी रोजमर्रा के जीवन में आज आप जितना इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, आईटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर देखते हैं, तो इसमें 99% लगभग बाहर से इंपोर्ट होता है। यानी कि पिछले वित्तीय वर्ष में $400 बिलियन के बराबर का इंपोर्ट हुआ। और जो 3 आइटम हमारा देश, जिसपे हमें सबसे ज्यादा हमारा फॉरेन एक्सचेंज खर्चना पड़ता है, वो है क्रूड ऑयल, सोना, और तीसरा है आईसीटी। इनफैक्ट आईसीटी सोने से भी ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं। अब क्रूड ऑयल हमारे पास उतना है नहीं, ये 2-4 कुएं हैं। सोना हमारे पास होता था, भारत सोने की चिड़िया थी, अंग्रेज आए, मुगल आए, लूट के ले गए। तो
अब क्या हो रहा है संदीप जी कि आहिस्ता आहिस्ता अब हमें चीनी लोग लूट रहे हैं, चीनी कंपनियां लूट रही हैं और बाहर बाकी देशों की कंपनियां लूट रही हैं इस देश के कीमती मुश्किल से कमाए हुए फॉरेन एक्सचेंज को, क्योंकि माल सारा बाहर से आ रहा है। तो कैसे रोजगार बनेगा? कोई लड़का डिप्लोमा करे, इंजीनियरिंग करे, टेक्निकल हो या गाड़ी चलाना चलाए, लोडर बनना चाहे, जब यहां कारखाना नहीं लगेगा संदीप जी, फैक्ट्री नहीं होगी, छोटी बड़ी और सुपर बिग इंडस्ट्री, तो नौकरियां कैसे आएंगी? और मैं मानता हूं कि जो आत्मनिर्भरता की बात अब प्रधानमंत्री जी ने फिर से एक नए स्लोगन से देश का ध्यान इस विषय पे केंद्रित करना चाहा है। सूत्रों के अनुसार अभी कुछ समय में एक बड़ी बैठक होने वाली है कैबिनेट की, जो इस सरकार की सेकेंड ईयर ऑफ गवर्नमेंट की शुरुआत की सब पहली मीटिंग है। और सूत्रों से यह कहा जा रहा है कि बहुत बड़े डिसीजंस इकोनॉमिक और पॉलिसी फ्रंट पे संभावित हैं, जिनमें से मैं ये मानता हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी ने कल हमें ये हिंट दी है तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जब इंपोर्ट रिप्लेसमेंट होगी, आपने पीपीई में देखा, मास्क में देखा कि हमारे देश में 24 मार्च को बनता ही नहीं था पीपीई इक्विपमेंट। आज हम लाखों करोड़ों की संख्या में बना रहे हैं, अलग अलग प्रकार की क्वालिटी का बना रहे हैं, और हमें इस बात का गर्व होना चाहिए देशवासियों के नाते। पर मेरा एक काउंटर पॉइंट है सिद्धार्थ इसमें। देखिए, ये एक वैश्विक इकोनॉमी, वी आर अ ग्लोबल विलेज टुडे, और बैकवर्ड फॉरवर्ड सिनर्जीज होती हैं। हम किसी का माल लेंगे तो अपना माल भी बेच पाएंगे। अमेरिका चाइना में जो ट्रेड वॉर्स हो रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के तथाकथित दोस्त डोनाल्ड ट्रंप हार्ले डेविडसन को लेकर परेशान होने लगते हैं। मतलब कितनी हार्ले बिकती हैं भारत में, पर हम इंपोर्ट ड्यूटी 100 से वो 50 भी की तो भी उनको परेशानी है। तो अगर हम इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाएंगे, आयात करेंगे नहीं और कहेंगे अपने देश में ही सब कुछ कर लेंगे, तो पैसा कौन लगाएगा? हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, देशवासियों में ही देने के लिए पैसे नहीं है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने के लिए। संदीप जी, यू हैव आस्क्ड अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। बहुत, क्योंकि आपकी ना पहचान, मुझे लगता है कई बार मेरे मन में बात आती है कि आपकी पहचान एक राजनीतिक एडिटर एंकर के बदले एक आर्थिक पॉलिटिकल इकोनॉमी वाले एडिटर की ज्यादा बननी चाहिए। तो इसमें मैं आपने हार्ली डेविडसन बहुत बेहतरीन एक एग्जांपल ली। अब मैं उसको आगे बढ़ाता हूं। आज हमारे देश में ऑटोमोबाइल में अपनी कंट्री एक काफी सक्सेसफुल कंट्री है। बहुत बड़े बड़े हमारे यहाँ पे ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, देसी हैं, विदेशी भी हैं। और आपको पता है, बाहर से अगर हम इंपोर्टेड गाड़ी लाते हैं तो उस पर कितनी ड्यूटी है? 300, 400% है। ऐसा क्यों हुआ? और उससे फायदा क्या हुआ? उससे यह फायदा हुआ कि बाहर की गाड़ी अगर सस्ते में आती तो यहां पे जापान की सुजुकी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जापान से बाहर अब मारुति है। जापान के उद्योग से बड़ा उद्योग उनका इंडिया में है। उनकी ज्यादा जान इंडिया में लगी हुई है। यानी वो जो कहा जाता था ना, तोते में जान, तो वो तोता यहाँ पे गुड़गांव, मानेसर और गुजरात में उनकी फैक्ट्रियां हैं। जापान अब उनके लिए एक डी ग्रोइंग मार्केट है सुजुकी के लिए। यही उदाहरण हुंडई का ले लें, जो सेंट्रो से लेके कितनी बड़ी बड़ी अच्छी गाड़ियां इतने वर्षों से बना रहा है। हमारे देसी उद्योग भी हैं, महिंद्रा है, स्कॉर्पियो, बलिनो, एक्सयूवी, टाटा है, उन्होंने बाहर जाके गाड़ी खरीदी। तो import duty increase, संदीप जी, does not mean reversal in the FDI rules। दूसरी तरफ देखिए संदीप जी, हमारी अब FDI रूल्स जो हैं वो अब कितने ही ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें 100% है, और सरकार ने तो ये कह दिया that we will have only a negative list। यानी कि हम अगर उस क्षेत्र का स्पेसिफिकली प्रोहिबिशन नहीं करें तो हर उद्योग विदेशी निवेश के लिए खाली है। Import duty increase means that instead of manufacturing that item overseas, please come and manufacture that in India। मैं उदाहरण देता हूं, आप जहां पे अभी जहां से बैठ के ये कार्यक्रम कर रहे हैं और जहां आपका निवास है, नोएडा के आसपास, जहां तक मेरी जानकारी है, मैं पश्चिमी दिल्ली में रहता हूं, तो उस नोएडा एक्सप्रेस वे पे एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है मेक इन इंडिया की, और वो है सैमसंग। बिल्कुल, जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है। पहले टूथपेस्ट मेकर लार्जेस्ट होते थे, बट सैमसंग इंडिया का सबसे लार्जेस्ट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, और लगभग 1.5-2 लाख स्क्वायर फुट की उनकी एक ही दफ्तर है, और कितने हैं मुझे उनकी जानकारी नहीं। सैमसंग कोरियन है, माल मगर बहुत सारा इंडिया में बन रहा है।
नौकरियां वहां पे 98% इंडियंस को मिल रही हैं, 2% में टॉप में कोरियंस बिठा रखे हैं। वो स्वाभाविक बात है, समझने वाली बात है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि आज अगर आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो वो जो बाहर की ही कंपनी है, ये लैपटॉप बनाने वाली कंपनी है, ये कान का झुंझुना बनाने वाली कंपनी है, ये सब उनको ये कहा जाए कि आप 3 वर्ष में इंडिया में उसी आइटम को मैन्युफैक्चर करिए, हम आपको टैक्स ब्रेक दे ही रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारी कॉर्पोरेट टैक्स रेट फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स इज नाउ अमंग्स द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड। सो रोजगार बनाने के लिए, देश में वापस आर्थिक मंदी के दौर से बाहर निकलने के लिए संदीप जी अभी कोई और तरीका नहीं है। लेकिन एक और इससे जुड़ी खबर है। देखिए, आप आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, आयात पर रोक लगाते हैं, आपने कहा एफडीआई का रूट खुला हुआ है, लेकिन एफडीआई के रूट में भी देखिए अब दिक्कतें कैसे आ रही हैं, क्या कंफ्यूजन है सरकार में। खबर है गवर्नमेंट रिजेक्ट्स फ्लिपकार्ट्स प्लान टू एंटर फूड रिटेल। अब फ्लिपकार्ट फार्मा मार्ट शुरू कर रहा था, वो फूड रिटेल में मतलब वो खाना सप्लाई कर सके, वो उसके अंदर आने की कोशिश कर रहा है। Amazon, फ्लिपकार्ट, इनको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। तो ये लोग तो पहले ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स डाल रहे थे। अब पीयूष गोयल ने फटकार भी लगा दी थी, जेफ बीजोस यहां पर आए कि अरे ये क्या पैसे दिखा रहे हो हमें। अगर ऐसा एटीट्यूड सरकार का रहेगा तो एफडीआई से पैसा कैसे आएगा, सरकार के पास पैसा कैसे नहीं है, ये आगे में खबरों में हम चर्चा करने वाले। जी देखिए, मेरा ये मानना है कि सबसे पहला विषय कि ये जो एप्लीकेशन फ्लिपकार्ट की डली थी, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया की जो खबर है, हमारे सहयोगी सिद्धार्थ ने जो फाइल की है, मेरा ये मानना है कि सबसे पहली हमारी टिप्पणी इस विषय पे होनी चाहिए कि इनको डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल प्रमोशन को 1 वर्ष क्यों लगा ये डिसाइड करने में। ये बहुत गलत बात है। आपने अगर मना करना है, आप महीने भर में मना कर दो, आप 12 महीने। यही तो कंफ्यूजन शब्द मैंने इसीलिए इस्तेमाल किया। हाँ, और मेरा ये मानना है कि ये हम कई डिपार्टमेंट्स में देखते हैं, ये सरासर गलत है। जब इतना पैसा लगा हुआ हो, लोगों की नौकरियों का सवाल हो, ये अनिश्चितता, अनसर्टनिटी, कंफ्यूजन बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। नहीं, और वैसे भी कोई भी इन्वेस्टर हो, देखिए या तो आप आने दे रहे हैं लोगों को, एफडीआई डालने दे रहे हैं, और एक आप कोई पैसे डाल भी रहा है तो फिर आपको कौन सा एहसान कर रहे हो भाई। मतलब ये भाषा क्या सही भाषा है? इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। अब इसमें दूसरी बात जुड़ती है कि व्हाई इट इज अ स्ट्रेंज डिसीजन। क्यों ये सरकार के बाकी विभागों और या प्रधानमंत्री ने स्वयं ने जो एक दिशा निर्देश दिया उसके विरोध में जा रहा है। आपको याद होगा अभी इस जो 5 पैकेजेस अनाउंस हुई और उन रिफॉर्म्स में से एक एपीएमसी रिफॉर्म भी हुआ, बहुत बड़ा रिफॉर्म है। आप भी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हो, आप जानते हो कि अगर किसान के सामने मल्टीपल बायर आएंगे और उसमें से प्राइवेट बायर भी होगा, तो जो सरकारी रेट से संभवतः उसको बड़ी रेट दूसरा कोई देगा। आप गन्ना किसान की राजनीति और गन्ना किसान की दर्द को और परेशानी को हर वर्ष जानते ही होंगे, सालों साल तक पैसा नहीं मिलता उनको। तो एक तरफ हम एपीएमसी की लिबरलाइजेशन की बात कर रहे हैं, मंडियों पे आड़तियों का जो कंट्रोल था वो हटाने की बात कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये डिसीजन कहीं ना कहीं पे फार्मर्स मार्ट और ये अगेंस्ट है करंट थिंकिंग ऑफ गवर्नमेंट। 1 वर्ष पहले शायद फाइल पे नोटिंग शुरू हो गई और उसका कंक्लूजन ये आया। मेरा ये मानना है कि इस प्रपोजल को सरकार ने इन लाइट ऑफ द रीसेंट पॉलिसी चेंजेस फिर से एक बार रिकंसीडर करना। ब्यूटीफुली पुट। ये टिपिकल ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप है। एक तरफ किसानों को आप दिखा रहे हैं कि भैया एपीएमसी डिसमेंटल कर रहे हैं, आप जिसको बेच सकते हैं सामान बेच दो, जो बेचने के लिए तैयार, जो खरीदने के लिए तैयार बैठे उन्हें कह रहे हैं नहीं खरीद सकते आप फार्मर मार्ट चला ही नहीं पाएंगे। तो ये कंफ्यूजन है। लेकिन इन्हीं से जुड़ी जो खबरें हैं ना, आत्मनिर्भरता, देखिए आत्मनिर्भर हो जाए इससे अच्छी कोई चीज नहीं है, लेकिन ये सिर्फ नारा क्यों लगता है। मैं कुछ खबरें और लेना चाहूंगा और आपका टेक चाहूंगा। खबर ये आ रही है, पर्सनल एंड स्मॉल बिजनेस लोन्स क्रैश, बैंक लेंडिंग इन अप्रैल श्रिंक्स 1.1 लाख करोड़। 1,10,000 करोड़ कम दिया है बैंकों ने पिछले साल के मुकाबले। इस महीने में अप्रैल की ये फिगर है कर्ज। तो यहां हम तरलता पर इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं,
यहां पर तो कर्ज देने में ही कोताही हो रही है, नहीं दे रहे हैं बैंक, उनकी अपनी दिक्कतें हैं, जो भी दिक्कतें हैं, लेकिन नहीं तरलता, कहने को तरलता है पर वो जेब में नहीं जा रही है। इसमें इस खबर पे दो स्पेसिफिक रिएक्शंस अपन डिस्कस करेंगे संदीप जी। पहली ये कि अप्रैल मास तो अब हमें मानना चाहिए कि इट वाज अ कंप्लीट शटडाउन और बहुत जबरदस्त और स्ट्रिक्ट शटडाउन था, और उसका ये नतीजा था हर क्षेत्र में कुछ काम नहीं हो पाया। मई में आपको ध्यान होगा कि सरकार ने कई सारी अनाउंसमेंट्स की और बैंकों को पुश भी किया, और ये भी आपको ध्यान होगा कि 10 रोज पहले करीब करीब सरकार ने ये कुछ डेटा भी अनाउंस किया वित्त मंत्रालय ने कि इतने लोन्स सैंक्शन हुए हैं, बट ये जानकारी नहीं दी गई कि एक्चुअली डिसबर्सल कितना हुआ है। यस, ये आपने पहले भी रेज किया था ये पॉइंट, और आज आपसे बात कर रहा हूं, हो सकता है कि अगर मुझसे ये डेटा मिस हुआ तो इसलिए क्षमा चाहूंगा, बट जहां तक मेरी जानकारी है अभी तक डिसबर्सल डेटा बैंक्स ने रिलीज नहीं किया। मैंने भी नहीं देखा अभी तक। हकीकत ये हो रही है कि लोग अभी जो छोटे उद्योग भी हैं उनको ये जानकारी नहीं है कि हमारे पास बिजनेस वापस आएगी क्या। एक उदाहरण है, मैं जिस टावर ब्लॉक में रहता हूं तो हमारे इस व्यवस्था में हर टावर में नीचे एक प्रकार से एक अपने भाई जो कपड़ों की इस्त्री करते हैं वो एक परिवार वहां पे रहता था। पास में कहीं एक छोटे गांव में कमरे ले रखे तो यहां रहते थे। अभी तक वो चालू नहीं हुआ। मैंने जानकारी लेनी चाहिए कि अभी रिलैक्सेशंस के बाद वो चालू होंगे क्या। तो उनके मन में सबसे बड़ा ये फेयर है कि हम तो आ जाएंगे वहां पे, हम कोयला भी ले आएंगे और उसको अपनी वो प्रेस को गर्म भी कर देंगे, बट लोग अगर हमें सामान मतलब अपना प्रेस करने के लिए काम नहीं देंगे इस संक्रमण के डर से कि कहीं फैल ना जाए, तो मैं क्या करूंगा। इट इज सो अनकैनी। आपने स्त्री वाले की बात की। आज सुबह मैं घर से आ रहा था तो मेरी वाइफ सिद्धार्थ यही बता रही थी, घर की घंटी बजी, वो प्रेस वाले भैया आए तो वो यही कह रहे थे कि मैडम, मेरी वाइफ मुझे बता रही थी कि लोग अब जितने कपड़े देते थे उसका तो 20% भी नहीं। अगर मैं 100 कपड़े इस्त्री करता था 20 कपड़े भी नहीं कर पा रहा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सो अनकैनी कि हम वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, इट हैपेंड टुडे। संदीप जी, वर्क फ्रॉम होम मीन्स दैट यू आर यूटिलाइजिंग लेसर क्लोथ्स। आप बाहर जाते हैं तो आप कपड़े बदलते हैं, थोड़ा टीम टाम से शर्ट पहनते हैं, ट्राउजर पहनते हैं, मोजा है, हैंकी है, फलानी क्या क्या ढिमकान है। बाहर गए स्कूटर में, शाम को आए तो वो कमीज तो 1 घंटे में फिर से पहनने लायक नहीं रहती है, पूरे दिन भर रखते हैं, तो रोज धुलती है, रोज प्रेस होती है। अब जब घर में बैठे हैं तो कपड़ों का इस्तेमाल कम हो गया। हमने देखा है कि हमारा जीवन एक्चुअली काफी मायनों में सरल हो गया था। ये सारे आडंबर जो बहुत सारे थे, ये एक कॉर्पोरेट कल्चर हम पे थोपा गया था संदीप जी, ऐसा मुझे आभास होता है। नहीं नहीं, बिल्कुल, यू बैंग ऑन अबाउट दिस। और इससे जुड़ी मैं एक और खबर लूंगा, लेकिन इस बीच जो हम फ्लो बना रहे थे कॉन्वर्सेशन की, उसी से जुड़ी एक और खबर है। ये अहम खबर है, कॉर्पोरेट टैक्स कट अ बैड गैम्बल। ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है। ग्रॉस टैक्स कलेक्शंस इन 2019-20 were less than those in 2018-19. Cuts fail to fuel growth. यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो हमारी टैक्स कलेक्शन है वो गिर गई है, और गिरी भी इतनी कि 48 साल 62-63 में पहली दफा ऐसा हुआ था कि हमारी टैक्स कलेक्शन ईयर ऑन ईयर बेसिस गिरी थी, और इस बार भी गिर गई है। और जो सरकार ने जुआ खेला था ना कि कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से 22% कर दिया था, और नए जो यूनिट्स थे उनके लिए 25 से 15% पर ले आए थे कि टैक्स बेस ब्रॉडन हो जाएगा, ऐसा दरअसल नहीं हुआ है। तो सरकार के खजाने में भी दिक्कत हो गई है, खाली हो रहा है वो, या भर नहीं पा रहा है, बल्कि मैं कहूं। संदीप जी, द डेटा इज करेक्ट बट द एनालिटिकल कंक्लूजन इज रॉन्ग। यानी जो इसमें तथ्य बताए गए हैं कि उस पिछले वित्तीय वर्ष में उससे पीछे वाले वित्तीय वर्ष के बनिस्पत गिरावट हुई है कलेक्शन में, ये सही है। पर इससे कंक्लूजन जो है दैट कॉर्पोरेट टैक्स कट फेल्स टू फ्यूल ग्रोथ, मेरे हिसाब से दूसरे ढंग से देखना पड़ेगा। अब हम ये विषय समझते हैं। आपको याद होगा कि आपके साथ ही चर्चा में अपन ने ये डिस्कस किया था पिछले बारी जब जीडीपी के लेटेस्ट आंकड़े आए थे कि Q4 के, कि ये जीडीपी अभी नहीं गिरा है, ये लगभग 7
क्वार्टर से गिरे जा रहा है, बिल्कुल, ये 8वीं तिमाही थी जिसमें गिरावट हाँ, देखी गई। 2 साल से गिर रहा है। हाँ, तो जब चीज नीचे की तरफ जा रही हो संदीप जी, तो हमें ये मानना चाहिए कि उसको रोकना और फिर वापस चढ़ाने में समय लगता है। कॉर्पोरेट टैक्स कट रेट सितंबर पिछले वर्ष में अनाउंस हुई, तब तक ऑलरेडी न्यू इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमी में डिमांड कम होने के कारण कोई नए बड़े प्रोजेक्ट्स लगाने की सवाल ही नहीं था। प्लस एनपीए की मात्रा, पुराने बैड डेट इतने थे कि वो जो कॉर्पोरेट कट था, कॉर्पोरेशन टैक्स रेट का कट था, वो एक सांकेतिक कट बन के रह गया है। अब आपको ध्यान ये होगा कि जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं संदीप जी, उनके लिए टैक्स रेट कट नहीं काटी गई है, इट इज फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स। हाँ, तो जो प्रोजेक्ट लगा ही नहीं तो उसका टैक्स तो आना ही नहीं था। हाँ। जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है उनकी टैक्स रेट बरकरार है। तो इट इज अ रॉन्ग कंक्लूजन, क्योंकि हुआ यह है कि एग्जिस्टिंग कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई है। नहीं, उसमें भी कुछ एक कैटेगरी में 30 से 22% कर दिया गया, एग्जिस्टिंग में भी। बट मेनी कंपनीज डिड नॉट क्वालिफाई फॉर दैट। यस, मैं इसीलिए कहा एक कैटेगरी शब्द मैंने इस्तेमाल किया। हाँ, तो ब्रॉडली स्पीकिंग द कॉर्पोरेट टैक्स कट रेट, वो जो बेनिफिशियरी उसके हैं वो कुछ बड़ी कंपनीज हैं। अब जब उनके रिजल्ट्स आएंगे हम वो एनालिसिस कर पाएंगे। इसमें 3-4 महीने लगते हैं 31 मार्च वित्तीय वर्ष बंद होने के बाद। सो मैं ये मानता हूं कि हमें इस डेटा से ये कंक्लूजन लेना चाहिए कि इट इज वन मोर पीस ऑफ एविडेंस एंड डेटा दैट इकोनॉमी कोरोना के कारण नहीं रुकी है। इकोनॉमी उससे पहले से रुक रही थी, गाड़ी पहले ही पंक्चर टायर हो गए थे। जो बाकी बचा कुचा एक टायर था या थोड़ी हवा थी वो भी फुस हो गई अप्रैल मई में। पर ये जो है ना, ये टैक्स कलेक्शन की खबर मैंने क्यों ली, क्योंकि देखिए यहां पर एक इंटरेस्टिंग खबर है। अभी तक, और जब चुनाव हुए, ये बताते नहीं थकते थे अरविंद केजरीवाल कि देखिए 30,000 करोड़ से मैंने टैक्स कलेक्शन 60,000 करोड़ कर दी, 60,000 करोड़ का मैंने बजट पेश किया। अब उनके ही उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ही राइट्स टू निर्मला सीतारमन, द कंट्रीज फाइनेंस मिनिस्टर, सीकिंग 5,000 करोड़ रिलीफ, कि भैया 5,000 करोड़ का पैकेज दे दो, हमारे पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे ही नहीं है जी। कि कहां हमें जो हमारी टैक्स कलेक्शन 5 से 6,000 7,000 करोड़ तक हो जाती थी, हम इस बार 1,735 करोड़ ही जुटा पाए हैं, तो 5,000 करोड़ रुपए दे दो। और ये सिर्फ, मैं इसको दिल्ली की बात नहीं, ये पूरे हर राज्य पर भी लागू होगी। दिल्ली का ये हाल है तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी। और जहां तक मैंने इस सिसोदिया जी के बयान को सुना, उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली ये कहा कि हमें कुछ पैसा नहीं दिया गया है। तो हाँ, अब ये हाँ। जाहिर सी बात है कि दिल्ली के वित्त मंत्री ने अगर ये क्लेम किया है तो हमारे पास कोई और रीजन नहीं है कि उनकी बात को हम काटे। ये केंद्रीय वित्त मंत्रालय इसका जवाब देगा। बट जो विषय आपने उसमें उठाया है वो यही है, और ये इससे जुड़ा हुआ है कि एक तरफ केस इतने बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ हम लॉकडाउन कर रहे हैं। हम मतलब 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं। ग्राफ ऑफ केसेस इज गोइंग अप एंड ईज ऑफ लॉकडाउन इज इंक्रीजिंग। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि स्टेट्स के पास रेवेन्यू खत्म हो गया। मैं बार बार ये मेंटेन कर रहा हूं कि जो शराब की दुकानें खोली गई और जो हमने उसमें ऐसे सीन्स देखे, वो इसीलिए था क्योंकि राज्यों के पास पैसा नहीं है। और याद होगा आपको ये कि जो अल्कोहल से टैक्सेशन का बेनिफिशियरी है वो राज्य है, जो पेट्रोलियम से टैक्सेशन का बेनिफिशियरी है वो राज्य भी है और केंद्र भी है। तो जीएसटी के आने के बाद केंद्र पे, बल्कि ये अब मैंडेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस है केंद्र का स्टेट्स को कि अगर आपका जीएसटी में शॉर्टफॉल होगा तो वो मैं भर के दूंगा केंद्र। और बिल्कुल 14% तो गारंटी किया हुआ है, एनी शॉर्टफॉल विल बी मेड गुड बाय द सेंटर। एब्सोल्युटली। एंड केंद्र को खुद उसमें अब परेशानी है रेवेन्यूज की। तो मेरा ये मानना है कि ये समस्या पूरे देश भर में है। इसलिए जो अभी 2 दिन पहले लगभग 11,800 करोड़ का जो केंद्रों का पहला बोरोइंग का सिक्योरिटीज का कैलेंडर आरबीआई ने घोषित किया है,
मैं ये मानता हूं कि अब केंद्रों के पास, स्टेट्स के पास अपने देश में कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं होगा बट टू बोरो फ्रॉम द मार्केट। उसकी जो एक स्पेशल व्यवस्था अभी पीछे अनाउंस की गई थी, जी। वही एक चारा है। और हां, जहां पे पुराने पैसे ड्यू हैं वहां देने चाहिए और ये सब स्टेट्स को मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है कि इस पे तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। ये हमने पॉलिसी डिसीजन से जुड़ी बड़ी खबरें ली हैं। अब देखिए, आम आदमी से बिल्कुल सीधे जुड़ी हुई खबर ये है कि 30% ऑफ द माइग्रेंट्स विल नॉट रिटर्न टू सिटीज। 1/3 मजदूर जो अपने गांव, अपने प्रदेश चले गए, वो वापस नहीं लौटने वाले हैं सिद्धार्थ। एक खबर तो ये। दूसरी, ईपीएफ डेटा रिफ्लेक्ट्स शार्प जॉब लॉसेस। अब मैं रोजगार की बात पर आ गया हूं, जहां पर ईपीएफ में यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में 9,99,000 नए लोग जुड़े जनवरी में, 10,21,000 जुड़े फरवरी में, मार्च में ये घट गए 5,73,000। जी। तो मतलब रोजगार का एक तरफ 1/3 मजदूर वापस नहीं आएंगे, उधर ईपीएफ का डेटा भी कह रहा है कि जॉब लॉसेस लगातार बढ़ ही रहे हैं, घट नहीं रहे। जी। पर सरकार अभी चुप है इस बारे में। जी देखिए, पहली बात अगर इस खबर की हम लें कि 30% माइग्रेंट लेबर वापस नहीं आएगा, ये आंकड़ा एकदम प्रिसाइजली बोलना मुश्किल है, बट ये जरूर हम कह सकते हैं कि क्योंकि अब बड़े शहरों में बहुत छोटे दुकानदार, कई रेस्टोरेंट और इन ऐसे जो अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो वापस अब बिजनेस में तुरंत आ नहीं पाएंगे, तो कई प्रकार की एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाएगी। और वही बात जो है कि हम जो स्त्री वाली बात कर रहे थे, वो एक उदाहरण इस पे हो सकता है। दूसरी तरफ जो आपने ऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र की बात की, दैट कॉन्ट्रीब्यूशंस हैव डिक्लाइंड, वो इसलिए है बिकॉज देयर हैव बीन जॉब लॉसेस। कंपनीज हैव आल्सो परहैप्स फाउंड लिक्विडिटी डिफिकल्ट, और वो अपनी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस भी नहीं भर पा रही हैं, और विड्रॉल्स भी बढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों के पास ये जो पैसा है ये ऐसी ही इमरजेंसी के लिए जो प्रोविडेंट फंड है बनाया गया था, इट इज अ फंड ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कि जब कुछ ना बचे तो उसी से अपना एक प्रकार से चल पाए काम। तो इट इज इंडिकेटिव ऑफ ब्रॉडर डिस्ट्रेस इन द जॉब मार्केट, इनफॉर्मल जॉब मार्केट एंड फॉर्मल जॉब मार्केट। दो अब पूरी वैल्यू चेन जो जॉब्स की इंडिया में थी उस पर बहुत बड़ा एक प्रकार से सवालिया निशान है। और जो हमने आज शुरुआत में शो पे बात शुरू की, केंद्र और राज्यों का ध्यान, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी यही कह रहे हैं कि मैं उत्तर प्रदेश में ही जॉब्स बनाऊंगा, मैं अपने प्रांत के लोगों को बाहर नहीं भेजना चाहता हूं, वो अच्छी बात है, अपने प्रांत के उत्तर प्रदेश के वासियों के लिए अच्छी बात है। ये नेशनल मिशन की तरह अब ये ट्रीट किया जाना चाहिए कि हम एग्जिस्टिंग जॉब्स को कैसे प्रोटेक्ट कर पाए और न्यू जॉब्स कैसे क्रिएट कर पाए। न्यू जॉब्स क्रिएशन की बात तो हर समय करी जा रही है, परंतु अब मार पड़ रही है, जो है वो भी हाथ से जा रहा है। और इसलिए कुछ पॉजिटिव खबरें भी आ रही हैं सिद्धार्थ। आज के अखबारों की खबर नहीं है, मैं परसों की खबर बता रहा हूं। हरियाणा में 65,000 ऐसे मजदूर जो घर जाने का मन बना रहे थे। और आज की जो एक और बड़ी खबर है, खबर ये कि अब रेलवे 200 ट्रेनें और चलाएगा। आज से 200 ट्रेनें और चल रही हैं और इसमें लाखों की तादाद में लोग अपने घर जा सकेंगे। हरियाणा में 65,000 लोग मजदूर जो घर जा सकते थे, अब कह रहे हैं नहीं, जाने की जरूरत नहीं है, अब चक्का फिर से चलता हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, दो चार चीजें हो रही हैं संदीप जी। मैं आपको अगर वो वीडियो शेयर कर सकता तो मैं करता। परसों रात को, शाम को, बल्कि कल सुबह मैंने बाहर जाके ये देखा कि जो हमारी सड़क पे पोल्स हैं, बिजली के पोल्स, उसको वो सिल्वर से पेंट करने के लिए 3-4 कर्मचारी काम कर रहे हैं। और मैंने रुक के उनसे थोड़ी सी बात भी की। वो एक कर्मचारी उसका पूरा पेंट से लथपथ था। ये ऑब्वियसली म्युनिसिपल विभाग का काम हो रहा था। मैंने उससे ये पूछा कि आपने मास्क क्यों नहीं पहनी है, तो उसने कहा कि ये कपड़ा मैं बांध देता हूं। मगर उसमें से, उस अनुभव में से मुझे ये समझ आया कि कुछ लोग हैं जो अब काम पे
वापस जा रहे हैं। और इसलिए मेरा ये मानना है कि एक जो बड़ी संख्या में अपने देशवासी वापस गए इतनी कठिनाई झेल के, वो ऐसे भी थे जिनको या तो घर पे बहुत आवश्यक था जाना खेती बाड़ी की दृष्टि से, या जिनके लिए दिल्ली बड़े शहरों में कोई रोजगार या किसी भी प्रकार से कोई काम करने की एक संभावना डर भी नहीं था, थी। एक डर भी था, सरकार एक कोई डर- राह नहीं दिखा रही थी। देखिए, बिल्कुल। अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3, अब पहली बार आप राह दिखा रहे हैं कि हम अनलॉकिंग कैसे करेंगे। पर लॉकडाउन के बारे में कुछ पता ही नहीं था, संशय था, दिमाग में डाउट्स थे, तो आदमी घबराएगा भी। और संदीप जी, हमें याद होगा कि जो पहला लॉकडाउन भी प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था, तो उससे एक रात पहले ही और सुबह कई स्टेट्स ने खुद ही लॉकडाउन अनाउंस कर दिया था, आपको ये ध्यान होगा। बिल्कुल। तो इसमें स्टेट्स की हमें जिम्मेवारी को बहुत क्लोजली देखना चाहिए, बिकॉज व्हाट इज इंडिया आफ्टर ऑल? इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। वी आर अ फेडरल कंट्री। टोटली। हाँ, जी तो संदीप। अब ट्रेनें भी चल जाएंगी। अब एक अहम खबर और जी। आखिरी खबर आज जी। की मैं ले लेता हूं। कुछ और खबरें थी लेकिन टाइम हमने आज कुछ ज़्यादा ले लिया है, और खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये हम जो पूरी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, ये इकोनॉमिक टाइम्स ने दी है खबर कि शेप क्या होगी हमारी रिकवरी की। वी शेप की धड़ाम गिरे और यकायक चढ़ेंगे। जो आपके दोस्त कार्तिक सुब्रमण्यम, जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, स्पेनिश फ्लू वाली हमने खबर ली थी कि स्पेनिश फ्लू में 10% आबादी दुनिया की संक्रमित हो गई थी, तब भी वी शेप्ड रिकवरी थी। यहाँ तो 1% हुआ है, तो वी शेप्ड कंफर्म्ड है। वी शेप्ड होगी, यू से करते हैं पहले शुरू। नीचे गिरे, नीचे रहेंगे, फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगे। यू होगा, वी होगा, डब्ल्यू मतलब गिरेंगे, चढ़ेंगे, फिर गिरेंगे और फिर चढ़ेंगे। या जेड होगी जी कि गिर गए और फिर वहीं पर थोड़ा अटके रह जाएंगे। जी संदीप जी, मेरी प्रभु से प्रार्थना है, और मेरी ये आपके द्वारा जितने भी लोग देख रहे हैं और देशवासियों से सबसे ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी पत्रकार के नाते, कि सब लोग हाथ जोड़ें, अपने अपने प्रभु भगवान ईश्वर को प्रार्थना करें कि जो भी शेप हो, ये एक्स वाली शेप ना हो हमारी इकोनॉमिक में। और मैं ये मानता हूं कि जो भी धर्म के आप अनुयायी हैं, उस धर्म में जो भी शुभ सिंबल है, स्वास्तिक से ही शुरुआत करते हैं कि फिर से एक बारी हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे एक शुभ स्वास्तिक लगे, लोगों का रोजगार बचे, काम धंधा, घर बार, नौकरी, बच्चों की पढ़ाई, देश में एक सफल वातावरण, और जो बाहर के विदेशी ताकतें हमें तंग करना चाहती है, उनके अगेंस्ट हम उनको मुंह तोड़ जवाब दे पाए। इसी से देश हमारा चल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जराबी, एज ऑलवेज आज की खबरें लोगों को सरल, सादी और सीधी भाषा में समझाने के लिए। आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार।